So hello students and welcome back to the channel and your one and only business studies। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था भाई, हमारे जो फाइनेंस है वो क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है और वो कहाँ से आता है। उसके 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग। आज हम पहुंचते हैं इसके अपने अगले सोर्स पे जो कि है हमारा बोरोड फंड, यानी हम बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। अभी उधार लेने के जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, जो सोर्सेज हैं, वो अलग अलग है, डिफरेंट है। जैसे सबसे पहला बोरोड फंड में, यानी कि अब ये बोरोड फंड है क्या, यानी यहां पर आप पैसा बिजनेस के लिए कलेक्ट कर रहे हो, कैसे, उधार लेके, बाहर से लेके। अभी आपका पैसा नहीं है, अब आपका जो पैसा देगा वो बिजनेस का मालिक नहीं बनेगा, वो आपको पैसा उधार देगा, दैट यू विल हैव टू पे बैक, जो आपको लौटाना पड़ेगा और उसकी एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको, इंटरेस्ट की फॉर्म में आपको कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है ना। तो अलग अलग मेथड्स हैं, इसको हम समझते हैं फटाफट से बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा ट्रेड क्रेडिट। अब ये ट्रेड क्रेडिट है ना, इसका सबसे पहला ये रहता है कि ये जो ट्रेड क्रेडिट है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, यानी कि मेजरली इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 3 से 6 महीने रहता है। और ये आप ये समझो कि ये एक ट्रेड में काम करने वाली 2 अलग अलग कंपनीज हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है इन देयर नीड, उनकी जरूरत में, उनकी उस हालत में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं आपको इसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अभी पिछले कुछ साल पहले एक येस बैंक, आपको पता होगा शायद, इफ नॉट तो थोड़ा सा रिसर्च करना, आपको पता चल जाएगा। तो येस बैंक ना बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, यानी उनकी जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया। तो क्या हुआ, वो बंद हो गया? नहीं। जो उस इंडस्ट्री में जो दूसरे बैंक थे, मेजरली जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, आरबीआई ने उसको सपोर्ट किया। तो क्या हुआ कि वहां पर उस इंडस्ट्री का एक ट्रेडर, अगर मैं दूसरे टर्म से बात करूं तो एक ट्रेडर को बचा लिया, बाकी ट्रेडर्स ने बंद नहीं होने दिया। अब आज देखो, आज की डेट में इसमें अभी दोबारा से ऑपरेट कर रहा है, काम कर रहा है, जिंदा है मोरओवर, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से जो ट्रेडर्स हैं वो इन नीड अपने जो दूसरे को ट्रेडर्स हैं, यानी को कंपनीज हैं, उनको हेल्प करती हैं इस तरीके से। तो क्या यहां पर क्रेडिट, इट इज क्रेडिट गिवन बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को हेल्प करता है, पे करके, पैसे देके, है ना। अपीयर्स इन द बुक्स विद द नेम ऑफ द क्रेडिटर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो जाती है कि भाई इस बंदे ने मुझे पैसे दिए, जो हमें को लौटाने पड़ेंगे। द वॉल्यूम ऑफ एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड डिपेंड्स ऑन द रेपुटेशन, वॉल्यूम ऑफ परचेज एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द परचेजर। आप इसको इस तरीके से समझो कि आपको एक कंपनी उधार में सामान दे रही है, उधार दे रही है, तो आपकी रेपुटेशन मैटर करती है ना, यानी कि चलो उस बैंक को, येस बैंक पे बाकी बैंक को भरोसा होगा, है ना, तभी उन्होंने उसकी हेल्प कर दी। या लेकिन अगर ऐसा होता कि पता है कि नहीं ये कुछ भी कर ले चलेगी नहीं, ये बैंक चलेगा ही नहीं, तो वो उसकी हेल्प करते क्या? नहीं करते। आप खुद देखो ना, आप अपने किस दोस्त को पैसे देना या किस जानकार को पैसे देना पसंद करोगे? जो जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, यानी वो टाइम पे पैसा लौटा देता है, या जिसका आपको पता है कि तो लौटाएगा ही नहीं, तो साला लेके भाग जाता है। आप दोगे उसका पैसा? नहीं दोगे, है ना। तो सेम चीज यहां पर है। जनरली इट रेंजेस बिटवीन 3 to 6 मंथ्स। टाइम पीरियड कितना रहता है? 3 से 6 महीने का शॉर्ट टर्म होता है, है ना। तो इसके फीचर्स क्या हैं? इजीली अवेलेबल, जान पहचान में हो रहा है तो जल्दी से अवेलेबल हो जाता है, बस एक कॉल पे काम हो जाता है, सामने बोल के काम हो जाता है ना, कोई फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। फ्लैक्सीबल, यानी नो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऑब्वियसली पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अगर इजीली मिल जाते तो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगी, तभी तो मिल जाता है इजीली। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस। इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। अब जान पहचान में दे रहे हैं ना, मदद कर रहे हैं ना, एक तरीके से देखा जाए तो नीड पे दे रहे हैं, तो नीड पे भी अगर इंटरेस्ट लेंगे तो फिर क्या फायदा फिर उस चीज़ का, है ना। तो इस तरीके से दूसरा हमारा आता है अगला पॉइंट, जो बोरोड फंड है उसमें अगला पॉइंट आता है हमारा पब्लिक डिपॉजिट, जो कि मीडियम टर्म लोन होता है। ये मीडियम टर्म के लिए होता है ना, बहुत कम टाइम के लिए नहीं होता, 3-4 महीने के लिए नहीं होता, यानी कि 6 महीने से लेके 3 साल तक, 2 साल तक ये वेरी करता है, इस टाइम पीरियड के रेंज में ही चलता रहता है। क्या है पब्लिक डिपॉजिट? पब्लिक डिपॉजिट का ना एक बहुत ही सिंपल सा फंडा समझ रहा, ठीक है। अब टाटा कंपनी है ना, टाटा कंपनी के बारे में हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे बहुत अच्छे से। रिलायंस के बारे में आप सब जानते होंगे, मुकेश अंबानी के जो ब्रांड है। जियो के बारे में आप सब जानते होंगे, ठीक है। मान लो कि इनको पैसों की जरूरत है और वो क्या करते हैं, एक फॉर्म इशू करते हैं, एक ऐड चलाते हैं, जिसमें वो एक ऐड कैंपेन रन करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि आप अपने पैसे डिपॉजिट कराओ हमारे पास, बदले में हम आपको इंटरेस्ट देंगे।
आई गारंटी यू कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कमर्शियल बैंक से ज्यादा भरोसा उन कंपनीज पे करते होंगे। तो अगर वो बोलेंगे तो क्या आप पैसा दे दोगे? दे दोगे, मतलब मैं तो दे दूंगा, बीइंग ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो बिजनेसमैन लोग हैं, उनको पता है कि अगर आज वो हमें हमारी जो अपने प्रोमिसेस है उनको पूरा नहीं करेंगे तो कल को हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे, आप उनको पैसा दोगे, उस पर वो आपको इंटरेस्ट देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो कंपनीज क्या करती हैं, एड्स रन करके, फॉर्म इशू करके लोगों से पब्लिक डिपॉजिट लेती हैं और बदले में वही रेट ऑफ इंटरेस्ट या मे बी उससे ज्यादा भी दे देती हैं किसको? पब्लिक को। इससे क्या होता है कि उसके पास पैसा भी आ गया, उनका भी काम हो गया, और जो पब्लिक जिसके पास एक पैसा पड़ा हुआ था वो उनके पास उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी कमा लिया। तो दोनों काम हो गए, दोनों के पर्पस सॉल्व हो गए, है ना। तो सिमिलरली यहां पे क्या होता है, डिपॉजिट रेज्ड बाय कंपनी डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, सीधे पब्लिक से पैसा आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड इज ग्रेटर देन ऑफर्ड ऑन अ बैंक डिपॉजिट, ये बैंक के बराबर या बैंक से ज्यादा भी दे देते हैं। आप समझ रहे हो? तो आप बताओ कि इतनी रीनोन कंपनी है, इसमें कौन पैसा लगाना नहीं चाहेगा? भाई मैं तो लगा दूंगा और आपको भी लगा देना चाहिए। रीजन बीइंग, इतनी अच्छी रेपुटेशन के साथ काम कर रहे हैं। टाटा को कौन नहीं जानता, रिलायंस को कौन नहीं जानता। इतनी अच्छी रेपुटेशन वो खराब तो नहीं करेंगे आगे चल के, क्योंकि मार्केट शेयर खराब होगा लोगों के नजर में। लोग कौन है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर के सामने रेपुटेशन खराब कर देंगे तो सोचो, सोचने वाली बात है। तो इस तरीके से फंड रेज किया जा सकता है। कंपनी प्लेसेस एन एडवर्टीजमेंट एंड एनी मेंबर कैन फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी, कि नॉर्मल कोई भी जो फॉर्म भर के और पैसे डिपॉजिट करा सकता है, अपना इंटरेस्ट कमा सकता है। फीचर्स क्या है? अनसिक्योर्ड, इसके लिए कंपनी को कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, कोई मॉर्गेज यानी कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना, तो कुछ गिरवी रखना नहीं पड़ता है। मीडियम टर्म, इसका टाइम क्या होता है? 6 महीने से लेके 3 साल तक का मीडियम टर्म कहलाता है। ये इकोनॉमिकल है, सस्ता है, क्योंकि कंपनी को लोन नहीं लेना पड़ रहा है और लोन पे कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कंपनी को तो सस्ता ही पड़ रहा है ना। बात समझ में आ रही है? अगर वही लोन कंपनी बैंक से लेगी जाके तो बैंक को उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पब्लिक को कितना देना पड़ रहा है? बैंक वाला देना पड़ रहा है, उसके आसपास देना पड़ रहा है, तो उनको तो सस्ता पड़ रहा है ना अल्टीमेटली। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी ने जो है वो जो लोन लिया वो लिया लेट से 12% पे एनुअल, और हमें दे रही है, वो बैंक दे रहा है 5% और वो हमें 7% दे रहे हैं, तो ये 5% का डिफरेंस आ रहा है ना भाई, तो 5% का तो पैसा बच रहा है उनका। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से कंपनीज काम करती है। लिमिटेड फंड, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत अंधा मिल जाता है कि जो पब्लिक डिपॉजिट है वो मार्केट की जो उनकी कंपनी की जो कैपिटल वैल्यू है उसका 5%, वरना सारी कंपनी यही करने लग जाती, तो बैरियर तो वहां पर होना ही चाहिए। तो क्या है? पीडी शुड नॉट एक्सीड 5% शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, ये ध्यान रखना, जो फ्री रिजर्व्स और शेयर कैपिटल है कंपनी का उससे 5% से ज्यादा वो पब्लिक से डिमांड नहीं कर सकते, वरना तो यही करने लग जाते सब कर कोई, तो बैंक तो बंद ही पड़ जाएंगे। अंबानी के पास, टाटा के पास पैसे की कमी है क्या, तो वो यही करने लग जाते, तो बैंक तो सारे बंद पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए एक बैरियर कर दिया कि 5% से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इजी मेथड, जस्ट प्लेस एन एडवर्टीजमेंट, बहुत इजीली एडवर्टीजमेंट प्लेस करते हैं, रिनोन कंपनीज हैं, लोग अपने आप ही चले जाते हैं इनके पास। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। अगला पॉइंट आता है हमारा डिबेंचर्स एंड बॉन्ड, दीज आर फॉर लॉन्ग टर्म्स। आप बिल्कुल ऐसे समझो जैसे शेयर्स होते हैं ना, ठीक वहीं पे डिबेंचर्स हैं। बस फर्क क्या है, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के मालिक बनते हो उस पर्टिकुलर अमाउंट के जितना आपने इन्वेस्ट किया। जब आप किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के क्रेडिटर बनते हो, यानी यू आर नाउ अ पर्सन टू होम कंपनी विल हैव टू पे बैक। अब आप एक ऐसा पर्सन हो जिसको कंपनी को पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो यू आर द डिबेंचर होल्डर। कंपनी के पास आपका क्या है? पैसा। आपके पास क्या है? राइट्स हैं कंपनी से इंटरेस्ट लेने के। कंपनी आपको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। तो ये अगेन अ सोर्स ऑफ बोरोइंग फंड है, ठीक है। इट रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट, डेब्ट मतलब उधार, which bears a fixed rate of interest and company promises to repay them at a future date। मतलब यहाँ पे फिक्स होता है, जैसे कल हमने पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई जो कंपनी है ना, वो शेयर होल्डर्स को एक डिविडेंड देती है, उसमें भी आपने प्रेफरेंस देखा था, इसका परसेंटेज फिक्स थी। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिबेंचर होल्डर के पास डिबेंचर होता है, वो सिक्योरिटी होती है, डिजिटल सिक्योरिटी होती है, जिसपे कंपनी उनको इंटरेस्ट पे करती है। तो ये मोस्ट सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज्यादा सिक्योर फॉर्म है, लेकिन लिमिटेड रिटर्न है इस पे।
फिक्स रिटर्न होता है 10%, 12%। उनके आगे जैसे कल पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि उसके पहले लिखा होता है 12% प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे इसके पीछे लिखा होता है 12% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। इसका मतलब क्या है कि जो आगे आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कंपनी उनको लौटाएगी उनके डिबेंचर्स के बदले में, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, होल्डर ऑफ डिबेंचर आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स। तो ये तो सिंपल है। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ बोरोड फंड, ये सबसे कॉमन सोर्स है। ये मोस्टली वो लोग करते हैं जिनको क्या है कि लगता है कि भाई पैसा डूबना नहीं चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए अपने को बिल्कुल भी, तो वो क्या करते हैं, डिबेंचर खरीद लेते हैं कंपनी के, फिक्स रिटर्न मिलता रहता है, उतने में खुश रहते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या है, बोरोड फंड है, ये हम समझ चुके हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हम समझ चुके हैं, रीपेमेंट ऑफ मैच्योरिटी जितने साल का होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे 5 साल 10 साल 15 साल, तो जितना जब वो टाइम पीरियड होता है तो टाइम पीरियड पे इंटरेस्ट के पैसे के साथ साथ डिबेंचर का जो पैसा था जिस भी डील पे वो खरीदा गया था वो पैसा वापस कर दिया जाता है, ठीक है। नो वोटिंग राइट, तो उधार वालों को वोटिंग राइट थोड़ा ना मिलेंगे, वो तो मालिकों को मिलते हैं, और मालिक की जो में कौन आ जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, तो उनको वोटिंग राइट मिलते हैं, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो अगला क्या है हमारा, एक छोटा सा पॉइंट इसके बारे में, ट्रस्टी व्हेन लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर सोल्ड टू जनरल पब्लिक देन यूजुअली द ट्रस्टी इज अपॉइंटेड। ट्रस्टी क्या है, वो बंदा है जो मैनेज करेगा। जब बहुत ज्यादा डिबेंचर इशू कर देते हैं ना, तो कोई तो होना चाहिए जो मैनेज करे, तो वहां पर एक ट्रस्टी नाम का बंदा होता है, एक पोजीशन है ट्रस्टी, जिसको अपॉइंट कर दिया जाता है टू मैनेज ऑल दीज फंड्स, है ना, ऑल दीज डिबेंचर होल्डर्स। तो ट्रस्टी कैन बी अ बैंक, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई बैंक हो सकता है, हु इज अपॉइंटेड टू एंश्योर दैट द बोरोइंग फर्म फुलफिल इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे डिबेंचर होल्डर से बात हुई है, डिबेंचर इशू किए गए हैं, वो सारे के सारे जो प्रॉमिसेस हैं, वो ऑब्लिगेशंस है, वो टाइमली बेसिस पे पूरी की जा रही है, किसी भी टाइप की कोई धोखाधड़ी या किसी भी टाइप का कुछ फ्रॉड उनके साथ ना हो, या उनके जो प्रॉमिस है वो खराब ना हो, ठीक है। ये तो स्टूडेंट्स, अब जैसे कि तुम्हें बड़ी वीडियो देखने की आदत तो है नहीं, तो यहां पर इस टॉपिक पर हम खत्म करते हैं अपना बोरोड फंड, ठीक है। बचे हुए इसके 3 पार्ट्स और हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि एक साथ इतना पढ़ोगे तो तुम्हारी इतनी आदत तो है नहीं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इसके जो बचे हुए 3 पार्ट्स हैं, बोरोड फंड के 3 पार्ट्स और हैं, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में समझेंगे बहुत बढ़िया से। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कॉमेंट में लिख देना, और बिंदास होकर पढ़ाई करना, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करोगे, पेज पे कर दिए जाओगे डायरेक्ट, वहां पर जाओ और जो फ्री नोट्स हैं उसको डाउनलोड करो और तैयारी करो। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो इसके बचे हुए पार्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।